प्यारे विद्यार्थियों, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 3 मैट्रिक्स को कंप्लीट किया था। अब हम लेते हैं टॉपिक सारणिक। तो सारणिक के बारे में समझने के लिए, हम इससे परिचय करने के लिए, सारणिक वैसे शब्द आपके लिए नया है, परंतु आपने सारणिक के बारे में वहाँ आपको नहीं बताया गया था कि ये सारणिक है, परंतु आपने इसका उपयोग किया है। याद कीजिए, क्लास 10th में हमने पढ़ा था, वहाँ पर दो चरों वाले युगपत समीकरण का हल ज्ञात किया था हमने। वहाँ पर हल करने की बहुत सारी विधियाँ पढ़ी थी आपने। उनमें से एक विधि थी वज्र गुणन विधि। आपको याद आ गया होगा। हमने वहाँ पर दो समीकरण दी हुई होती थी, दो उत्तर थे एक्स और वाई। हल करके हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने होते हैं, और वज्र गुणन विधि से आपने एक्स और वाई के मान ज्ञात किए। दो चरों वाले युगपत समीकरण को हल किया। कैसे किया वो तरीका देखो, मैं याद दिलाने के लिए लिख दिया मैंने यहाँ पर। x = y = 1 अपॉन में, x के अपॉन में आते हैं y और अचर पद, y के गुणांक और अचर पद। y के गुणांक b1 b2 और अचर पद है c1 c2। फिर y के अपॉन में आते हैं अचर पद और x के गुणांक, और 1 के अपॉन में आते हैं x के गुणांक और y के गुणांक। ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आपने वहाँ ये क्या है उसके बारे में हमने गहराई में नहीं गए थे। हम इसके बारे में हमने विचार नहीं किया था कि क्या है। तो ये समझिए आप, ये ही सारणिक है जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसी को सारणिक बोलते हैं। और फिर सारणिक का मान भी हमने ज्ञात किया था। वहाँ पर एक्स और वाई के मान ज्ञात करने के लिए हमने वहाँ पर b1 का गुणा c2 से किया था और c1 का गुणा b2 से किया था। x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, और y अपॉन वही सेम, इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा। ये आ गया c1 a2 माइनस a1 c2। 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ये इस प्रकार का काम आपने 10th क्लास में कर चुके थे। फिर x का मान ज्ञात करते थे, y का मान ज्ञात करते थे और 1 का मान ज्ञात करते थे। तो यहाँ पर जो x के बटे में आ रहा है ये वाला पद, y के बटे में जो आ रहा है 1 के बटे में आ रहा है, ये तीनों ही सारणिक है। और सारणिक का मान ज्ञात करना भी हमें आता है। तो हम यही यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर तो आपने केवल ये दो क्रम का देखो, यहाँ पर क्या था, दो पंक्तियाँ थी और दो ही स्तंभ थे। तो हमने यहाँ इसको कहेंगे दो क्रम का मैट्रिक्स, सॉरी दो क्रम का सारणिक आपने पढ़ा है। इसका मान भी आपने ज्ञात किया है। अब यहाँ पर आपको एक क्रम का सारणिक भी पढ़ना है, दो क्रम का भी पढ़ना है और तीन क्रम का भी पढ़ना है, और इनसे संबंधित और भी समस्याओं का समाधान करना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। यहाँ देखो, x के जो नीचे हरमी संख्या है इसी को सारणिक बोलते हैं, और इसको हल करने पर जो संख्या आती है उसको बोलते हैं सारणिक का मान। आपको सारणिक के बारे में छोटा छोटा ज्ञान हो गया होगा आपको। अब इसको परिभाषित कैसे करते हैं, परिभाषा के बारे में देखते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखी है मैंने। यदि हम एक संख्या कौन सी, जो सारणिक का मान आया था, एक संख्या या फलन का प्रत्येक वर्ग अवयव के साथ संबंध कराते हैं, तब उस अवयव को अवयव का सारणिक कहते हैं। यह सारणिक की परिभाषा जो है मैट्रिक्स से संबंध है। मैट्रिक्स को संबंधित करते हुए परिभाषा लिखी हुई है। तो अगर देखिए आप ये b1 c1 b2 c2 को अगर मैं यहाँ बड़े कोष्ठक के अंदर लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स से संबंध करके परिभाषा है। तो मैट्रिक्स संबंध परिभाषा क्या है कि जो भी सारी संख्या है इसको अगर हम अवर्गावी, एक नई बात यहाँ मेन चीज़ क्या, वर्गावी का मतलब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर, जितनी पंक्तियाँ उतने ही स्तंभ, वो अवयव कह रहा था वर्गावी। तो वर्ग अवयव के साथ संबंध कराते हैं, तब उस अवयव को अवयव का सारणिक कहते हैं।
फिर इसको समझने के लिए देखिए, मान लिया ये है आपके पास मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ। हम व्यापक रूप में इसी प्रकार इस मैट्रिक्स को लिखते थे। ये मान लिया n क्रम का मैट्रिक्स है, इसमें n पंक्तियां हैं और n ही क्या है, स्तंभ। तो इसका सारणिक A का सारणिक लिखा जाएगा A के दोनों तरफ सिंगल लाइन। आपने पढ़ा होगा मॉडुलस, धनात्मक मान, वो उसी तरह का निशान है, पर यहाँ मोड नहीं है, धनात्मक मान नहीं है। इसको हम सारणिक पढ़ेंगे। तो एक की तरफ दोनों तरफ लाइन बनेगी, तो इसको पढ़ेंगे हम A का सारणिक इज इक्वल टू, जो हमने वहाँ मैट्रिक्स में अवयव थे, अवयव को लिखकर दोनों तरफ सिंगल लाइन बनाई, तो ये बन गया इसका सारणिक। या डेल्टा A भी लिखेंगे, इसको भी पढ़ेंगे हम A का सारणिक। A के सारणिक को लिखने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, A के दोनों तरफ लाइन, इसको भी पढ़ेंगे A का सारणिक। डेल्टा A, इसको भी पढ़ेंगे A का सारणिक। और अवयव, सारे अवयव लिखकर इसके दोनों तरफ भी लाइन पढ़ेंगे, इसको भी हम A का सारणिक ही पढ़ेंगे। फिर ये तो था एक क्रम के एक अवयव के लिए। अब हम लेते हैं यहाँ पर, माना कि ये 2 क्रम का अवयव है, इससे संबंधित इसका मैट्रिक्स सारणिक हो गया। केवल क्या किया मैंने, केवल इन अवयवों के दोनों तरफ बड़े कोष्ठक को हटाकर सिंगल लाइन बना दी। अब चलते हैं हम एक कोटि के अवयव का सारणिक। एक कोटि का अवयव का सारणिक का मतलब इसमें एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, इसलिए इसको एक कोटि का सारणिक कहेंगे। तो एक कोटि के सारणिक के लिए हमने पहले मान लिया एक कोटि का कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, अवयव है, तो इससे संबंधित सारणिक हो गया A के दोनों तरफ लाइन, A का सारणिक, अवयव को लिखकर सारणिक, और इसका मान ज्ञात किया तो मान आ गया A11। केवल एक ही अवयव है, न तो किसी को दूसरे गुणा करना है, न जोड़ना, न घटाना है, तो वही अवयव इसका क्या हो गया, मान हो गया A11। उदाहरण के तौर पर ये उदाहरण किया आपको, मान लिया कोई मैट्रिक्स है -5 पे, तो सारणिक हो गया, तो इसका मान भी ये क्या होगा, जो अवयव है वही इसका मान होगा। ये तो था आपके प्रथम क्रम का सारणिक। अब चलते हैं द्वितीय कोटि कह दो या द्वितीय क्रम कह दो का अवयव का सारणिक। 2 क्रम का हमने क्या लिया, अवयव लिया, उससे संबंधित सारणिक हो गया ये। केवल क्या करना है, बड़े कोष्ठक को हटाकर 2 लाइनें बना देना है, कोष्ठक में लिखकर लाइन बनानी बड़ी, और इसका मान ज्ञात करना, वही वज्रगुणन विधि वाला तरीका, इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा, AD माइनस BC, ये जो भी आएगा। जैसे मान लिया ABCD या अंक नहीं है, अगर अंक होता तो इनको घटाने पर कोई निश्चित संख्या आती, जिसको हम कहते हैं सारणिक का मान। नेक्स्ट, तृतीय क्रम की सारणिक। 3 क्रम की सारणिक का मतलब यहाँ पर 3 तो लेंगे पंक्तियाँ और 3 ही लेंगे कॉलम। तो यहाँ हमने एक व्यापक रूप में लिखा है मैट्रिक्स, 3 क्रम का मैट्रिक्स, और उससे संबंधित यहाँ लिख दिया हमने सारणिक। अब इसका मान ज्ञात करना, इसको हल करना, इसका प्रसार करना है। तो हम प्रसार, यहाँ देखिए आप, इसमें 3 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं। तो यहाँ इसको मान ज्ञात करने के लिए और इसका विस्तार करने के लिए हम कोई भी एक पंक्ति लेनी है, पहली भी ले सकते हैं, दूसरी भी ले सकते हैं, तीसरी भी ले सकते हैं, या कोई एक स्तंभ लेना है, पहला स्तंभ भी ले सकते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं, तीसरा भी ले सकते हैं, केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ। तो मैं यहाँ पर प्रथम पंक्ति को लेकर इसका विस्तार करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो ये आ गया सारणिक A इज इक्वल टू, प्रथम पंक्ति को हल करना है, इसलिए प्रथम पंक्ति का पहला अवयव बाहर A11। अब A11 का सारणिक लेंगे, उप सारणिक। सारणिक क्या होगा इसके लिए, जिस पंक्ति में A11 आ रहा है, जैसे इस पंक्ति में A11 आ रहा है, इस पंक्ति को भी छोड़ना है, और जिस कॉलम में A11 आ रहा है उसको भी छोड़ना है। अवयव की पंक्ति और स्तंभ को रद्द करना है, विलोप करना है, बचे हुए अवयव का क्या लिखना है, सारणिक लिखना है। तो A11 के लिए A11 की पंक्ति भी गायब, A11 का कॉलम भी गायब, बचे कौन, अब बचे केवल ये देखो A22, A23, A32 और A33। इसको लेके मैंने यहाँ एक सारणिक बना दिया। माइनस, देखिए यहाँ क्या क्रम रहता है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा फिर प्लस। तो दूसरा पद के लिए माइनस A12 जिस पंक्ति और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हमें क्या करना है, विलोप। तो
A12 के लिए A12 की पंक्ति, पहली पंक्ति इसका विलोप कर दिया। A12 के लिए स्तंभ, दूसरा स्तंभ इसका विलोप कर दिया। अब बचे कौन सा अवयव? ये अवयव ये बचा A21, ये वाली लाइन बची तो A23, A31, ये बन गया इसका सारणी, प्लस A13 पहली पंक्ति का लास्ट अवयव A13। तो A13 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में आ रहा है उसका विलोप कर दीजिए। तो पहली पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति गायब, तीसरे स्तंभ में आ रहा है, तीसरा स्तंभ गायब, बच्चे कौन? ये वाला अवयव बचे, ये वाले। तो इन अवयवों को हम यहाँ लिख देंगे। तो A21, A22, A31, A32 और इसकी सारणी बन। समझ में आया होगा आपको क्या क्या मैंने यहाँ पर सारणी एक का मान ज्ञात करना है और उसका मैंने प्रथम पंक्ति को लेकर प्रथम पंक्ति के लिए इसका विस्तार किया है। तो प्रथम पंक्ति लेनी है, इसलिए प्रथम पंक्ति का पहला अवयव यहाँ आएगा, फिर उसकी उप सारणी कहलाती है ये माइनस, पहला अवयव प्लस का, दूसरा पद माइनस का, तीसरा पद फिर प्लस का। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस एकांतर क्रम में चलते हैं, प्लस के बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद प्लस आएगा। तो पहले प्लस आया, इसका उपसारणिक कैसे लेते हैं फिर दोबारा बता देता हूँ। जिस अवयव का उपसारणिक लेना है उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ को रद्द कर दीजिए, विलोप कर दीजिए, हटा दीजिए, बचे हुए अवयव को क्रम से लिखकर सारणिक बना दीजिए। तो A11 के लिए क्या क्या मैंने, A11 की पहली पंक्ति रद्द नहीं है, कोई भी समझ लीजिए। A11 का स्तंभ कौन सा है? पहला, इसको भी रद्द, बचे हुए अवयव लिख दो। कौन कौन बचे हैं? ये बचे अवयव A22, A23, A32, A33, इनको लिख दिया। माइनस दूसरा अवयव है इसलिए माइनस का आएगा, माइनस A12 की उपसारणी, A12 की उपसारणी कौन सी होगी? A12 वाली पंक्ति और कॉलम को रद्द कर दो, प्लस A13 की उपसारणी, A13 की पंक्ति और कॉलम को रद्द कर दो, बचे हुए को लिख दिया मैं। अब इसका मान ज्ञात करना है A11। इस सारणी को हल करने का तरीका वही वज्रगुणन विधि वाला, इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा। ये आ गए, यहाँ पर लिख दिया मैंने पद A22 इंटू A33, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू 32 माइनस A12, इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 प्लस A13 फिर इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा। ये पद यहाँ आ गया, कोष्ठक खोल दिए तो यहाँ पर ये 6 पद बन गए। इसका इससे गुणा एक पद, इसका इससे गुणा किया दूसरा पद, इसी प्रकार दोनों कोष्ठकों को खोला, ये मान आ गया। अब यहाँ पर हमने व्यापक रूप लिया था, अगर यहाँ पर हमारे पास कोई अंक होता, कोई संख्या होती तो इन सबको जोड़कर घटाकर कोई एक निश्चित संख्या आ गई होती जो इस सारणी का मान कहलाता। बड़ा सरल है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ कुछ इससे संबंधित नोट लिखते हैं हम, जो मैंने बता चुका हूँ आपको, वही नोट के ऊपर वापस लिखते हैं हम। क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको बताया है मैं आपको बता चुका हूँ। नोट नंबर 1 क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ सीधा सा है, प्रथम पंक्ति के अवयवों को एकांतर क्रम से धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह लगाकर लिखें। देख लिया मैंने, पहले बता दिया आपको। पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति का एकांतर क्रम, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा फिर प्लस का, बस यही, कुछ भी नहीं है। अब इस तृतीय क्रम की सारणी को हल करने का एक तरीका और है, जिसका नाम है सारुस आकृति बनाकर हल करना। दूसरा तरीका है 3 क्रम की सारणी को हल करने का। इसके लिए मैंने एक सारणी ले ली है 3 क्रम की, इसका मान ज्ञात करना है। सारुस आकृति बनाएंगे। सारुस आकृति क्या है? सारुस आकृति बनाने के लिए पहले वापस उस जो दी हुई सारणी को लिख दो। तो दी हुई सारणी को मैंने लिख दिया यहाँ पर ऐसे कैसे। सारणी क्या है? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये लिख दी मैंने सारणी कैसे कैसे ही। अब सारुस आकृति बनाने के लिए सारणी के बाहर प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ को लिख दो ऐसे कैसे, और फिर लिख दो दूसरे स्तंभ को।
प्रथम और द्वितीय स्तंभ को वापस लिख दीजिए सारणी के बाहर। समझ में आ गया। अब इनको तिरछा गुणा करना। तिरछा गुणा कैसे करना देखिए, आप बना रखा है मैंने। A1 से तिरछा चलना है विकर्ण की तरह। A1 का गुणा B2 से, B2 का गुणा C3 से, इन तीनों का आपस में गुणा करके लिख दो। A1 B2 C3 आ गए तीनों का गुणा। प्लस दूसरा व्यू ले लो, इसका भी तिरछा गुणा कर लो। B1 C2 A3 या इसका गुणा प्लस C1 A2 B3। प्रथम पंक्ति के तीनों ही अवयवों के, तीनों अवयव प्रथम पंक्ति के, इन तीनों अवयवों के विकर्ण बनाकर गुणा कर लो और योग कर लो। माइनस उल्टा तीसरी पंक्ति के अवयव को ऊपर की तरफ विकर्ण बनाना है। तो यहाँ A3 का गुणा B2 से, B2 का गुणा C1 से, A3 B2 C1 पर माइनस करना, माइनस, फिर माइनस B3 C2 A1 माइनस C3 A2 B1। ये इस प्रकार 6 पद आ जाएंगे। जो आपने ऊपर याद किया था, वो का वही वापस आपको यहाँ आ गया। जो 6 पद आपने वहाँ प्रथम पंक्ति को विस्तार करके याद किया था, वही आपके यहाँ पर सारूस आकृति से भी वही मान आएगा। तो आपको तृतीय क्रम की मैट्रिक्स का मान, तृतीय क्रम की सारणिक का मान ज्ञात करना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने पहले पढ़ा था मैट्रिक्स, आव्यूह, अब पढ़ रहे हैं हम सारणिक। इन दोनों में अंतर क्या है? सारणिक को पढ़ा, मैट्रिक्स पहले पढ़ चुके हैं हम, आव्यूह पहले पढ़ चुके हैं। इन दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ये हम दोनों को एक साथ अंतर करते हैं। अंतर क्या क्या था देखो। आव्यूह में क्या था, आव्यूह को केवल हम बड़े कोष्ठक के अंदर ही लिखते थे। इसका तिरछा गुणा करके, जोड़कर, घटाकर कोई मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। दो मैट्रिक्स का योग भी एक मैट्रिक्स होता था, दो मैट्रिक्स का अंतर भी एक मैट्रिक्स होता था, दो मैट्रिक्स का गुणा भी एक मैट्रिक्स होता था। तो यहाँ हम मैट्रिक्स को तो केवल संख्याओं का सुव्यवस्थित रूप कहते हैं। इसका कोई भी सिंगल संख्यात्मक मान नहीं होता है। जबकि आपने देखा ऊपर सारणिक में हल करने के बाद केवल एक संख्या प्राप्त हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं इसका एक क्या होता है, संख्यात्मक मान होता है। नंबर 2 अंतर, आव्यूह किसी भी क्रम के हो सकते हैं। आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कितनी है, क्या है, इसका कोई वहां पर फिक्स नहीं है। पंक्तियों की संख्या 2 हो सकती है, स्तंभों की संख्या 4 हो सकती है, पंक्ति की संख्या 1 हो सकती है, स्तंभ 10 हो सकते हैं। कहने का मतलब वहां आव्यूह में ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि इनकी संख्या क्या होगी। तो ये किसी भी क्रम के हो सकते हैं। जबकि सारणिक की परिभाषा में हमने पढ़ा था वर्ग आव्यूह से संबंधित। तो वर्ग में क्या मतलब हो गया, वहां पर आपको दोनों बराबर लेनी है। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या रहेगी, बराबर। तो सारणिक की पहली शर्त है कि इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। जबकि आव्यूह में ऐसा नहीं था। नंबर 3, पंक्तियों को स्तंभों में व स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर नया आव्यूह प्राप्त होता है, जिसका नाम पढ़ा है हमने परिवर्त आव्यूह। जैसे हम चेंज करते थे पंक्तियों को स्तंभ में, तो नया एक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता था जिसका नाम था परिवर्त आव्यूह। जबकि सारणिक में अगर आप ऐसा करते हैं, पंक्तियों को स्तंभ बदलते हैं या स्तंभों को पंक्ति में बदलते हैं, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये मोटे मोटे 3 अंतर मैंने आपको इनके बता दिए। तो आज हमने जो पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, जो सारणी की परिभाषा पढ़ी है, सारणी की परिभाषा के बाद हमें सारणी का मान ज्ञात करना पड़ा है। सारणी का मान ज्ञात करने के बाद हमने तीनों क्रम के, प्रथम क्रम की मैट्रिक्स सारणी के लिए, द्वितीय क्रम की सारणी के लिए और तृतीय क्रम की सारणी के लिए, और तीनों ही सारणी को हल करके मान ज्ञात करना हमने पढ़ा है। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न है प्रश्नावली में, उन प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है आपके यहाँ पर, के किस मान के लिए सारणिक दे रखी है आपको यहाँ पर, के किस मान के लिए सारणिक का मान 0 होता है। कहने का मतलब ये है सारणिक का मान 0 है और आपको के का मान ज्ञात करना है। तो मैंने हल किया है। हल करने के लिए प्रश्नानुसार सारणिक का मान 0, तो सारणिक इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, 0। सारणिक को हल करना है, वही इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा, इन दोनों को हमने हल किया।
इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा। देखो तो k का गुणा किया -3 से, तो -3k माइनस सूत्र का 4 का गुणा 2 से, तो अगर -3k -8 इज इक्वल टू 0, -3k इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 8/-3, या कह दीजिए आप k इज इक्वल टू -8/3। बड़ा सरल है, समझ में आ गया होगा। सेकंड प्रश्न सेम इसी प्रकार का, सारणी दे रखी है और आपसे पूछा x और y का अनुपात पूछा है। अनुपात ज्ञात करने के लिए वही सारणी को हल करेंगे। सारणी को हल करने का तरीका, इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा किया, y के पद का पक्षांतरण किया, y को वापस लाए, तिरछा गुणा इधर, 4 को ले गए इधर, x बटा y इज इक्वल टू 1/2, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि सारणी दी हुई आपको, दो सारणी दे रखी है, आप x और y की दोनों के अलग अलग मान ज्ञात करेंगे। सारणी 2 दे रखी है, दोनों को हल करेंगे तो दोनों से क्या प्राप्त हो जाएगी, 2 समीकरण प्राप्त होगी और दोनों समीकरण को हम हल कर लेंगे। तो प्रथम सारणी इज इक्वल टू 4, इसका गुणा इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा, तो 2x - 3y इज इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 1। दूसरा सारणी, इसको भी हल किया, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को हल करना है, युगपत समीकरण है, हल करने की बहुत सारी विधियां हम जानते हैं। उनमें से हम एक विधि काम में लेते हैं, गुणांक को विलोप करना। x के गुणांक, x के पद हटाएंगे हम, x का विलोप करेंगे यहाँ पर। तो देखिए आप, x का पद यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल सेम है, यहाँ भी x का गुणांक 2 है, यहाँ भी 2 है, तो समीकरण 1 को 2 में से घटा देंगे। समीकरण 1 - 2 किया, x के पद कैंसिल हो गए, यहाँ हो गया प्लस का 1, यहाँ हो गया माइनस के 3, तो y इज इक्वल टू -3, y का मान आ गया, y का मान समीकरण 1 में रखा और हल किया तो x का मान आ गया, x इज इक्वल टू -5/2। तो इस प्रकार x और y दोनों के मान प्राप्त हो गए, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, x का मान ज्ञात करना है। तरीका कुछ भी नहीं, वही तरीका सेम है, इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, हल करेंगे इसको तो x की घातें करती जाएगी और हल करने एट लास्ट x का मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इस टॉपिक का नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक का, इसके बाद में करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, सारणी का मान ज्ञात करना है। तो सारणी का मान ज्ञात करने के लिए 3 क्रम का सारणिक है, तो विस्तार दो विधि हमारे पास, एक तो विस्तार विधि है और दूसरी सारूस आकृति वाली विधि है। तो सारूस आकृति वाली विधि हम बार बार यहाँ नहीं दोहराएंगे। क्यों नहीं दोहराएंगे? क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली 5, 6 जहाँ भी हमें सारणी की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर हम बार बार सारूस आकृति नहीं बना सकते, प्रश्नों के बीच में सारूस आकृति नहीं बना सकते, तो वहाँ हमें विस्तार विधि से ही हल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर भी विस्तार विधि का ही अभ्यास करेंगे। तो मैं इसको हल कर रहा हूँ। अब यहाँ मैंने क्या कहा वहाँ समझाते समय कि कोई भी पंक्ति के सापेक्ष, कोई भी पंक्ति के लिए या कोई भी स्तंभ के लिए 3 पंक्तियां हैं, तीनों में से किसी एक पंक्ति के लिए हल कर सकते हैं, और 3 स्तंभ है, तीनों में से किसी एक स्तंभ के लिए हल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ हल करने से पहले ये ध्यान रखना है, चाहे हम पहली पंक्ति के लिए हल करेंगे तो भी इसका मान वही आएगा, उत्तर वही आएगा, दूसरी पंक्ति के लिए हल करेंगे तो भी उत्तर वही आएगा, तीसरी के लिए हल करेंगे तो भी उत्तर वही आएगा। तो हल करने से पहले हमें ये देख लेना है कि कौन सी पंक्ति में शून्य आ रहे हैं। जिस पंक्ति में ज़्यादा शून्य आ रहे हैं हमें उसी पंक्ति के लिए हल करना चाहिए, जिससे कि कम गुणा भाग में, कम जोड़ बाकी में आपका आंसर आ जाए। तो यहाँ देखिए दूसरी पंक्ति के 3 अवयव है और तीनों अवयव में से 2 अवयव तो ऑलरेडी 0 है, तो उनका मान तो 0 आएगा ही। हमें तो केवल एक का ही मान ज्ञात करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर मैं इसका विस्तार जो है द्वितीय पंक्ति के लिए कर रहा हूँ। तो द्वितीय पंक्ति के लिए विस्तार कर रहे हैं तो क्या आ गया यहाँ पर, द्वितीय पंक्ति का पहला अवयव, या मैंने -5 लिखा। क्यों -5 लिखा? एकांतर क्रम में होंगे। देखा एकांतर क्रम में क्या होता है, देखो मैट्रिक्स ये हुआ है सारणी, तो पहला अवयव प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, फिर इधर से भी एकांतर चलेगा, ये पहला प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, फिर इधर भी एकांतर चलेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। मतलब किसी भी 2 प्लस साथ नहीं आ रहे हैं, कोई 2 माइनस साथ में नहीं आ रहे हैं,
तो इस पंक्ति के लिए हम हल कर रहे हैं, इसलिए पहला व्यू आएगा माइनस का, दूसरा व्यू आएगा प्लस का, तीसरा व्यू आएगा माइनस का। तो पहला व्यू मैंने लिया माइनस का, -5। अब 5 के लिए उपसारणिक, 5 की पंक्ति गायब, 5 का स्तंभ गायब, अवयव कौन से बचे? -11 1 3 0, -11 1 3 0। सेकेंड अवयव प्लस का 0, 0 वाला जो 0 को हटाकर लिख दिया, माइनस थर्ड भी 0, 0 को हटाकर लिख दिया, गुणा किया हमने इसको, तो ये इस प्रकार आ गया। तो इसका मान आ गया 15। तो ये भी आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। 6 नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। सिद्ध कीजिए। आपको सारणी दे रखा है और सारणी का मान भी दे रखा है और आपको ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेकर अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? वही 3 क्रम का सारणिक है। 3 क्रम का सारणिक है, इसको किसी भी पंक्ति के लिए हल कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कोई भी अवयव 0 नहीं है, तो हम केवल प्रथम पंक्ति के लिए विस्तार करेंगे। प्रथम पंक्ति के लिए विस्तार कर रहे हैं। प्रथम पंक्ति का पहला अवयव, इसका उपसारणिक 1 जिस पंक्ति में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, उन अवयव को छोड़ दो, बचे हुए अवयव को सारणिक में लिख दो। इसी प्रकार ए के लिए -a अंतर क्रम में लेना है, पहला प्लस लिया था, यह माइनस लेंगे। फिर जिसमें ए आ रहा है उनको छोड़ दो, बाकी अवयव को लिख दो। प्लस बी के लिए ले लिया, छोड़ दिया। वही तरीका, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा किया तो ये आ गया। फिर यहाँ भी हमने इसका इससे गुणा किया, इसका इससे गुणा किया, ये पद आ गए। बी गुणा किया, ये पद आ गए। पुस्तक खोला हमने, दोनों पद आपस में कैंसिल हो गए, व्यवस्थित लिख दिया 1 + a² + b² + c², और ये हमें सिद्ध करना था। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप सीरियसली थोड़ा ढंग से समझ कर करना है। तो मैंने आज आपको नया टॉपिक लिया है सारणिक। सबसे पहले सारणिक क्या होता है उसको मैंने आपके पूर्व ज्ञान जो आपको पिछली कक्षा में पढ़ा उसके बारे में बताया। फिर मैंने इसकी परिभाषा बताई। परिभाषा बताने के बाद हमने इसके अलग अलग क्रम के मान, सारणिक का मान ज्ञात करना और उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया। आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये सारा काम व्यवस्थित नोट करना है, हल करना है। अन्य प्रश्न या एग्जाम्पल आप कर सकें तो करने का प्रयास करना। धन्यवाद।